हाँ भाई, जिस प्रकार अपन ने अंशों का निर्गमन किया था उसी प्रकार ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे ऋण पत्र क्या होता है। ऋण पत्र, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवेंचर। कंपनी के द्वारा धन प्राप्ति के दो साधन होते हैं। एक तो होता है अंशों का निर्गमन, यानी अंशों के निर्गमन से कंपनी अपनी पूंजी इकट्ठा करती है, और यदि उसको और धन की आवश्यकता पड़ती है और पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए वो ऋण पत्र जारी करती है। आप कहोगे सर अंशों का ही निर्गमन और कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अंशों के निर्गमन की एक निश्चित लिमिटेशन होती है। निश्चित अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, उससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक कंपनी की अधिकृत पूंजी होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल। इस ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक कंपनी अपने जीवन काल में इससे अधिक पूंजी नहीं रख सकती। अगर मान लो किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, उसके 1 लाख अंश है, यानी ये 10 लाख किस प्रकार विभाजित है? 1 लाख अंशों में और 10 रुपए प्रति अंश, तो पूंजी 10 लाख होगी। अब मान लो कंपनी ने 1 लाख अंशों का निर्गमन कर दिया, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। अब उसको और पैसों की आवश्यकता है, उसको और धन की आवश्यकता है, तो अंशों का तो निर्गमन कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंशों की पूर्ति तो हो चुकी। अब जब अंशों का निर्गमन नहीं करती और धन की पूर्ति करने के लिए कंपनी ऋण पत्र जारी करती है, डिवेंचर, यानी ये एक तरह का ऋण होता है, और ऋणदाताओं से ऋण वसूल करती है। उसके बदले में उनको प्रति वर्ष या छमाही दर से ब्याज का भुगतान कर देती है। ये कंपनी की गुडविल के ऊपर आधारित होते हैं। जितनी अच्छी कंपनी की गुडविल होगी उतने ही अच्छे ऋण पत्रों का निर्गमन होगा, उतने ही ज्यादा ऋण पत्रों का कम ब्याज दर पर निर्गमन किया जा सकता है। जैसे मैंने 2 तरह के अंश बताए थे, एक होते हैं इक्विटी अंश और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी अंश तो स्वामी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं पूर्व अधिकार अधिमान अंश, ये कंपनी के एज ए ऋणदाता होते हैं। प्रेफरेंस शेयरों में और ऋण पत्रों में केवल एक अंतर होता है, प्रेफरेंस शेयरों में कंपनी लाभांश लेती है और ऋण पत्रों में ब्याज देती है। जो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं उनको अपने शेयरों के बदले में प्रति वर्ष क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। लेकिन ऋण पत्रों में जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है किसी कंपनी के, तो कंपनी द्वारा उसको ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो दोनों में ये अंतर है, इसलिए इक्विटी अंश अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं होता है इनसे। तो समझ में हो गए ऋण पत्र क्या होते हैं? तो इसमें लिख सकते हो कंपनी के द्वारा जारी ऐसे प्रलेख जो ऋणदाताओं से
ऋण प्राप्त करने के बदले करने के बदले प्रमाण के रूप में दिया जाता है, वह ऋण पत्र कहलाता है। यानी कंपनी ऋणदाताओं को जो प्रलेख देती है, लिखित में देती है, अपनी सार मुद्रा के आधार पर देती है कि भाई इस व्यक्ति ने हमको 10,000 रुपये का ऋण दिया और इस ऋण पर इसको प्रति वर्ष इतना जो भी निश्चित दर होती है ब्याज की, उस दर से ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा तथा निश्चित तिथि के आधार पर, निश्चित समय के आधार पर उसके द्वारा दी गई राशि वापस लौटा दी जाएगी। यानी ऋण पत्रों का भुगतान वापस कर दिया जाएगा। इसकी लिमिटेशन होती है, सामान्यतः ये 20 वर्ष की अवधि से अधिक के नहीं होते हैं। कोई भी कंपनी अपने ऋण पत्रों का जब निर्गमन करती है तो वो अधिक से अधिक 20 वर्षों तक कर सकती है। 20 वर्ष बाद कंपनी को उनके ऋणदाता, जो ऋणदाता होते हैं, उनको उनकी राशि वापस लौटानी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये ऋण पत्र होते हैं। अब है ऋण पत्रों की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता होती है? तो नंबर 1, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाणित प्रलेख है। पहली विशेषता यह है कि ये जो ऋणदाता, कंपनी जो ऋणदाताओं से ऋण लेती है, उसका क्या है? प्रमाणित प्रलेख है कि इसने ऋण दिया है। दूसरा है ऋण पत्र पर अंकित मूल्य व ब्याज की दर निश्चित होती है। जैसे मान लो एक ऋण पत्र कितने का है? 1,000 रुपये का है, तो ऋण पत्र की दर क्या है? 1,000। अब उस पर ब्याज मान लो 7% है, 7% डिबेंचर, ये नाम है किसी का, तो इसका मतलब ब्याज की दर क्या है? 7%। तो अंकित मूल्य और ब्याज की दर दोनों निश्चित होती है। नंबर 3, यह कंपनी की साल मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित होते हैं। यानी कंपनी की जो साल मुद्रा होती है उसके अंतर्गत निर्गमित होते हैं। नंबर 4, निश्चित अवधि के पश्चात ऋण पत्रों का भुगतान संभव है। मैंने बताया इसकी निश्चित अवधि के लिए ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, अधिकतम ये 20 वर्ष तक निर्गमित किए जा सकते हैं। 20 वर्ष से अधिक ऋण पत्रों का निर्गमन संभव नहीं है। नंबर 5, ऋण पत्र
कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभाव द्वारा सुरक्षित होते हैं। जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी के समापन की स्थिति में ऋण पत्रधारी सुरक्षित ऋणदाताओं की श्रेणी में आते हैं। संपत्तियों का जब विक्रय किया जाएगा, बेची जाएगी, तो सबसे पहले ऋण जो दाता होते हैं वो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको उनकी राशि चुकाई जाएगी। इसलिए ये सुरक्षित ऋणों में आते हैं। अगर किसी कंपनी का किसी ने ऋण पत्र खरीदा है तो उसकी सिक्योरिटी है, वो पैसा उसको रिटर्न मिलेगा ही। जब भी कंपनी का समापन हो, तब भी अगर मान लो कंपनी दिवालिया हो जाता है और कोई कारण हो जाता है और कंपनी की संपत्तियों का विक्रय किया जाता है, तो संपत्तियों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर और ऋण पत्रधारी जो ऋणदाता होते हैं उनको भुगतान किया जाएगा। इसलिए ये सुरक्षित ऋण पत्रों की श्रेणी में आते हैं। नंबर 6, ऋण पत्रधारियों को अंशों के समान मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी इनको संचालन मंडल का जो चुनाव होता है, जो कंपनी के संचालकों के चुनाव के समय जो मत वोट दिए जाता है, उसमें ऋण पत्रधारियों का उनके समान अधिकार नहीं होता है इनका अधिकार कुछ परसेंटेज में, लेकिन क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जानी है उनका तो संपूर्ण अधिकार होता है, लेकिन इनका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो ऋण जाता है। अगला 7वां, ऋण पत्रों में स्कंद स्टॉक, ब्रांड जो बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, बॉन्ड जारी करती है, बॉन्ड इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। जैसे कई बार गवर्नमेंट किसी के बॉन्ड जारी करती है, भाई ये बॉन्ड है, सरकार बॉन्ड जारी करती है, तो उन बॉन्डों की जो राशि दी जाती है वो भी ऋण पत्रों की तरह ही होती है। अब आगे लिखो, ऋण पत्रों के प्रकार। देखो, ऋण पत्रों के प्रकार ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सुरक्षा के आधार पर, और सुरक्षा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित। सुरक्षित और दूसरे होते हैं असुरक्षित। इनकी डिटेल बताएंगे अपन। नंबर 2, शोधन के आधार पर, दो प्रकार के होते हैं, शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्र। और अशोधनीय
नंबर 3, पंजीयन के आधार पर रजिस्टर्ड। एक होते हैं पंजीकृत और एक होते हैं पंजीकृत, यानी रजिस्टर्ड। एक होते हैं रजिस्टर्ड और एक होते हैं वाहक। इनकी डिटेल बताएंगे। नंबर 4, भुगतान की वरीयता के आधार पर, यानी भुगतान जो इनका किया जाएगा उसके आधार पर। तो भुगतान किस प्रकार किया जाता है? ये जैसे प्रथम ऋण पत्र होते हैं, उनको पहले भुगतान किया जाएगा। दूसरे होते हैं द्वितीय, उनको इनके बाद भुगतान किया जाएगा। नंबर 5, ब्याज दर के आधार पर, ब्याज की दर के आधार पर। एक होते हैं निश्चित ब्याज दर, निश्चित ब्याज की दर, और दूसरे होते हैं नग्न यानी शून्य ब्याज दर, इनको नग्न भी बोलते हैं। और छठे होते हैं परिवर्तन के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनीय और दूसरा अपरिवर्तनीय। अब इनकी डिटेल समझ लो। सबसे पहले सुरक्षा के आधार, यानी ऐसे ऋण पत्र जो सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जिन पर किसी संपत्ति का प्रभाव हो, अर्थात कंपनी के समापन पर, जब कंपनी समाप्त होती है, कंपनी का समापन किया जाता है, तो उनसे जो संपत्ति है उनको बेच करके जो राशि प्राप्त होती है, अगर उस राशि से पहले अधिकार जिन ऋण पत्रों के भुगतान का है उनको सुरक्षित बोलते हैं और दूसरे होते हैं असुरक्षित। देखो ये निर्गमन की शर्तों पर है। जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो ये संपूर्ण शर्तें उसमें लिखित में होती है कि भाई सुरक्षित है कि असुरक्षित। सुरक्षित होंगे उनमें ब्याज दर कम होती है, असुरक्षितों में ब्याज दर ज्यादा होती है। असुरक्षित का मतलब है अगर कंपनी के पास पैसा है तो भुगतान कर देगी, अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो वो भुगतान नहीं करेगी, या फिर कम भुगतान है तो अनुपातिक आधार पर भुगतान करती है। शोधन के आधार पर एक होते हैं शोधनीय, यानी जिन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी को 100% करना ही पड़ेगा, अर्थात उनका शोधन करना ही। शोधन का मतलब होता है कंपनी उनकी राशि वापस लौटाती है। ऋण लिया है तो ऋण तो देना पड़ेगा ना, तो वो शोधनीय होते हैं जिनको ऋण की राशि वापस लौटाने का निश्चितता है, वो शोधनीय है। और अशोधनीय जिनकी राशि लौटाने की कोई गारंटी नहीं है। कंपनी के पास राशि है तो लौटा देगी, और अगर राशि नहीं है समय पर तो नहीं लौटाएगी, बाद में देगी। लेकिन ऐसे ऋण पत्र वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, क्योंकि कोई भी ऋणदाता अपने जो ऋण पत्र खरीदेगा वो सुरक्षा के आधार पर करेगा, असुरक्षा के आधार पर कौन करेगा। तो अशोधनीय होते हैं। एक होते हैं रजिस्टर्ड
यानी जिन ऋण पत्रों पर जो व्यक्ति खरीदता है उसका नाम रजिस्टर में अंकित हो, ब्याज उसी को मिलेगा जो रजिस्टर्ड होगा, राशि उसी व्यक्ति को लौटाई जाएगी जिसके नाम ऋण पत्र जारी किए गए हैं, वो होते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र। जैसे आपने एफडी कराई, एफडी पर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसी व्यक्ति को भुगतान मिलेगा जिसका नाम है। तो जिस ऋण पत्र पर ऋण पत्र धारक का नाम होता है, रजिस्टर में उसका नाम हो, तो उसी को उसका भुगतान मिलेगा। और एक होता है वाहक, जिस पर ऋण पत्र पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता, जिसकी जेब में वो ऋण पत्र रहता है वही उसका मालिक होता है और वो कंपनी को दिखाता है, उसी को ब्याज मिलता है और उसी व्यक्ति को उसका भुगतान प्राप्त हो जाता है। तो ये होते हैं वाहक कि जेब में वो मालिक, इसमें जिसका नाम है रजिस्टर में कंपनी के में वो मालिक है। इसी प्रकार भुगतान के आधार पर बताया था, कंपनी जब ऋण पत्रों का भुगतान करती है, पुनर्भुगतान करती है, पुनर्भुगतान का मतलब रीपेमेंट, उनका वापस भुगतान करती है, तो वरीयता लेते हुए पहले किसको भुगतान किया जाए, दोबारा किसको किया जाए। तुम्हारे देखो इस साल वो चैप्टर नहीं है फर्म के समापन का, नहीं, फर्म के समापन में एक निश्चित नियम है, पहले किसको भुगतान किया जाए फिर किसको किया जाए। उसी प्रकार कंपनी के जो ऋण पत्र होते हैं उनमें पहले से डिसाइड होता है कि जो प्रथम ऋण पत्र हैं उनको पहले भुगतान किया जाएगा, द्वितीय ऋण पत्र को उसके बाद, तृतीय ऋण पत्र को उसके बाद, पंचम षष्ठ अष्ट जितने भी होते हैं उनको उसी क्रम से भुगतान किया जाएगा। ब्याज दर के सामान्यतः ब्याज दर निश्चित होती है, मैंने बताया 7%, 8%, 10%, जो भी परसेंट होगी वो उनको वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। जिन ऋण पत्रों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो, लिखी हुई हो, जैसे 6% डिबेंचर तो इसका मतलब 6% ब्याज मिलेगा, सामान्य होते हैं। लेकिन एक शून्य ब्याज दर होते हैं, जो गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी ऋण पत्र जारी होते हैं उनमें सामान्यतः ब्याज की दर नहीं होती। तो ब्याज की दर जब निश्चित नहीं होती है तो कंपनी के द्वारा कमाए गए लाभ के आधार पर इनको ब्याज निर्धारित किया जाता है कि भाई इस साल हम 5% देंगे, इस साल हम 10% देंगे, 8% देंगे। तो इनके ब्याज की कोई निश्चित दर नहीं होती है, इसलिए इनको नगण्य ऋण पत्र भी बोलते हैं, शून्य ब्याज दर। ठीक है, तो ये सरकारी ऋण पत्र ज़्यादा होते हैं। ये जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं या केवल लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो निश्चित ब्याज दर के आधार पर। अब आगे हम पढ़ेंगे ऋण पत्र और इसमें अंशों में अंतर क्या है, एंट्री क्या है, ये मैं कल बताऊंगा। निर्गमन किस प्रकार किया जाएगा ऋण पत्रों का, तो ऋण पत्रों के निर्गमन और अंशों के निर्गमन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक थोड़ा सा नाम का अंतर है, ये कल बताएंगे।